अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। ये पढ़ने से पहले हम डिफियन और एफियन, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनको समझेंगे, इनमें डिफरेंस आ सकता है, और इसके बाद हम डिटेल्स में देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन को। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफियन क्या होती है। देखें, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बहुत क्विकली कोलाइड करते हैं, बहुत तेज़ी से ये आपस में कोलाइड करते हैं। तो जब इनकी कोलिजन होती है तो एक दूसरे में जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। यही जो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग है गैस के मॉलिक्यूल्स की एट द गिवन टेम्परेचर, सही है, यही हमारे पास कहलाती है क्या, डिफियन। ठीक, एंड दिस इज़ ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो रैंडमली मूव करते हैं, वो आपस में भी टकराते हैं, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी टकराते हैं। जो आपस में उनकी कोलिजन होती है वो उनको मिक्स करती है, और यही डिफियन कहलाती है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ। ये फिनोमेना ना लिक्विड्स में भी पाया जाता है, लेकिन लिक्विड्स में ये फिनोमेना थोड़ा सुस्त होता है। मतलब आप एक ड्रॉप इंक का वाटर में गिरा दें तो कुछ देर लेगा उसके अंदर, अगर आप उसको हिलाएं ना, डिज़ोल्व होने में, उसका कलर सेम होने में, मतलब 25-30 मिनट लग जाएंगे। अगर आपने एक ड्रॉप इंक का गिराया पानी के अंदर तो वो खुद ब खुद डिज़ोल्व होते होते, तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्लो होगी। लेकिन यही काम अगर आप खुद करें, हम स्प्रे करते हैं परफ्यूम को कॉर्नर एक साइड पे रूम की, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रैपिड डिफ्यूजन होती है इन गैस मॉलिक्यूल्स compared to liquids or solids. So the spontaneous intermixing of gas molecules due to their collision at given temperature, खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से आपस में इंटरमिक्सिंग, ये हमारे पास कहलाती है डिफियन। अच्छा, तो ये जो स्पॉन्टेनियस, ये तो हो गई हमारे पास। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे पास पहली एग्जांपल है उसमें ना हम डायग्राम्स बनाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 में हम ना दो गैसेस ले लेते हैं। हमारे पास दो गैसेस हैं एक दूसरे से अलग अलग। इस तरह से एक कंटेनर है हमारे पास। इस कंटेनर में ना हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। एक कंपार्टमेंट में आप कंसीडर कर लो हमारे पास ये वाली ऑक्सीजन गैस है जो कि कलरलेस है, और एक तरफ हमारे पास ब्राउन कलर में NO गैस NO2 है यहाँ पे, ठीक है, NO2 गैस मौजूद है। सो यहाँ पे NO2 है, इसका कलर ब्राउन है, और यहाँ पे O2 है, सपोज कर लो, इसका कोई कलर नहीं है। अगर आप ये ऑब्स्टेकल यहाँ से हटा देते हैं, यानी ये ऑब्स्टेकल आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो फिर ये जो आपको सारा कंटेनर होगा ना, ये ब्राउन कलर का नजर आएगा। सारा कंटेनर ही आपको कैसा नजर आएगा, ब्राउन कलर का नजर आएगा। उसकी वजह ये होगी, बेटा साइड पे है, चलो इधर। इसकी वजह ये होगी कि सारे जो हमारे पास क्या नाम है मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डिफ्यूज कर जाएंगे। इंटरमिक्स करने के बाद उनका जो कलर होगा पूरे मिक्सर का, वो गैस ब्राउन होगा। तो ये ब्राउन आपको नजर आएगी, और ये है मिक्सर। ये रिएक्शन नहीं है, ये O2 प्लस NO2 आपस में मिक्स हुई हैं। चलो जाओ। अच्छा, इसी तरह स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस, ये भी इसकी एक एग्जांपल बन सकती है। ये एग्जांपल नंबर 2 आप कर लो, सही है। इसी तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल हो सकती है कि स्प्रेडिंग ऑफ रोज फ्रेग्रेंस, मतलब ये तो बहुत सारी आप इसमें बना सकते हो। तो ये सिंपल सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था डिफियन का। अब हम बात करेंगे एफियन की। उम्मीद है कि ये आपको सारा समझ आ गया होगा। और एफियन हमारे पास क्या होती है, देखिए, अक्सर ये होता है कि हम जो हमारे बाइक का टायर है या हमारी कार का टायर है वो पंक्चर हो जाता है, उससे फ़ौरन से हवा एस्केप कर जाती है, या सुई गैस की लीकेज हो जाती है। तो ये जो फ़ौरन से एस्केप होना है गैस के मॉलिक्यूल्स का 1 by 1 थ्रू दी फ्रॉम हायर
कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू द लोअर कंसंट्रेशन, या आप इसको यूं भी कर सकते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना वन बाय वन थ्रू अ टाइनी या स्मॉल होल, एक्सट्रीमली स्मॉल होल, वन बाय वन मॉलिक्यूल्स का वहां से एस्केप करना, और जिस रीजन से वो एस्केप कर रही है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो और जहां पे एस्केप हो रहा है वहां पे प्रेशर कम हो। मसलन अगर टायर में आप देखें तो टायर के अंदर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर प्रेशर बहुत कम होता है, तो फ़ौरन से हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स और वन बाय वन स्मॉल होल से मूव करते हैं। तो अब आप पूछोगे सर वन बाय वन तो बड़ी देर लग जाएगी मॉलिक्यूल्स को, नहीं, वो इतना रैपिडली मूव करते हैं उस एक्सट्रीमली स्मॉल होल से कि वो विद इन सेकेंड्स जो है वो रिमूवल हो जाती है, तो इसको हम एफ्यूजन कहते हैं। तो एफ्यूजन क्या हुई, द एस्केप ऑफ द एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन थ्रू extremely small hole from higher to lower pressure, ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ एक एक करके गैस मॉलिक्यूल्स का छोटे से होल से रिमूव हो जाना, ये कहलाता है फ्यूजन। क्लियर? अब इसमें डायग्राम अभी आप बना सकते हैं, डायग्राम जरूर बनानी चाहिए आपको, दोनों में डायग्राम के नंबर हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सर यहाँ पे सपोज कर लो इस साइड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टकरा रहे हैं, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी टकरा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है हाई, और ये वो रीजन है जहाँ पे प्रेशर है लो। जैसे ही छोटा सा यहाँ से टिनी होल होगा ना, स्मॉल होल होगा, तो ये मॉलिक्यूल वन बाय वन यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एफ्यूजन। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ सकती हैं, लीकेज ऑफ सुई गैस, पंक्चरिंग ऑफ टायर या ट्यूब, ठीक है, EDC। अब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक। आई रियली होप कि आपको ये छोटा सा एफ्यूजन और एफ्यूजन के दरमियान जो डिफरेंस है मैंने बताया, ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ना करो। इसमें जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, कि वो हमें डिफ्यूजन या एफ्यूजन के बारे में क्या बताता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं फिर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पे ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि आपका ज़्यादातर यही होता है कि सर आप लिखते नहीं हैं, फिर हमें पता नहीं चलता। मैंने आसान वर्डिंग में लिख दिया है, आसान आपको तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। अब ये क्या बला होती है, देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का रेट है इफ्यूज करने का, यानी वो कितनी जल्दी वो निकल रहे हैं या वो आपस में कितनी जल्दी इंटरमिक्स कर रहे हैं, ये डेंसिटी ऑफ गैसेस पर डिपेंड करता है। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल्स के कितना क्विकली या कितना स्लोली आपस में, क्योंकि जारी बात है सारी गैसेस एक जितना स्पीड से डिफ्यूज या फ्यूज नहीं करती, उनमें फ़र्क होता है। कोई गैस कितना जल्दी एस्केप करती है या कितना जल्दी इंटरमिक्स होती है, यानी डिफ्यूज या फ्यूज करती है, इस रेट को हमने देखना है विद द हेल्प ऑफ ग्राहम्स लॉ। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रेट जो होता है डिफ्यूजन या एफ्यूजन का, ये डेंसिटी के साथ कोरिलेट होता है, यानी डेंसिटी के साथ इसका रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है वो हम देखते हैं। लेकिन ग्राहम्स लॉ ये कहता है, इसको हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन is inversely proportional to the square root of its density. The rate of diffusion or effusion of a gas, ये लिख सकते हैं, of a gas is, ये ज्यादा बेटर है, is inversely proportional to the square root of its density when temperature, ये जो मैं बात करने लगा ना, ये अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं
मैं नहीं बल्कि ग्राहम कह रहा है, उसका लॉ कह रहा है कि जो रेट को अगर हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन दोनों ही, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट यानी जजर के, डेंसिटी के स्क्वायर रूट या अंडर रूट के। दोबारा सुन लें, गैस के डिफ्यूज होने का या फ्यूज होने का जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गिवन गैस, जिसकी हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन की। लेकिन ये तब होगा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मैं इस पे इलैबोरेशन आपको देता हूं, सारा इलैबोरेट करता हूं क्या है। बेसिकली जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, उसका रिलेशनशिप हमने जो फाइंड किया था वो था D इक्वल टू PM ओवर RT, PM ओवर RT। अब यहां पे जरा एक चीज गौर से देखनी है आपने, यहां डेंसिटी को अफेक्ट करता है टेम्परेचर भी, तो ये हमने कांस्टेंट कर देना है। क्लियर? डेंसिटी को इफेक्ट करता है प्रेशर भी, तो ये भी हमने कांस्टेंट कर देना है, यानी इसको चेंज, और R तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। हाँ, अब जो चीज डेंसिटी को अफेक्ट कर रही है वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास है, और ये गैस टू गैस सिर्फ वेरी करता है, देखो ना। अगर हमने मीथेन गैस ली उसका 16 ग्राम पर मोल है, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो उसका 44 ग्राम पर मोल है, यानी 44 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन ली है तो 2 ग्राम्स पर मोल है, हीलियम ली है तो 4 ग्राम्स पर मोल है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये तो गैस टू गैस वेरी करेगा, इसको तो हम जब गैसेस डिफरेंट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट रह नहीं सकता। और यही तो हम देखना चाहते हैं कि एक गैस का रेट कितना है, दूसरी का कितना है, तीसरी का कितना, चौथी का कितना है, फला फला फला। तो अगर हम m ही को कांस्टेंट कर देंगे तो हम तो किसी गैस को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब m को हम कांस्टेंट नहीं करें, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करें। तो फिर होगा ये कि जो डेंसिटी है वो सिर्फ डायरेक्टली रिलेट करेगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस से, सही है। और टेम्परेचर को और प्रेशर को इसलिए कांस्टेंट किया क्योंकि अगर हम ये कांस्टेंट नहीं करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी इनके चेंज होने से। तो यही वजह है टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। आपको क्लियर हुआ? और डेंसिटी को डायरेक्टली हम मोलर मास के भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन मोलर मास के साथ है। और अगर ये सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट कर दें तो डेंसिटी को हम मोलर मास भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा मोलर मास भी होगा। तो ये वाली ज़्यादा बेटर बात है, जब हम कॉन्स्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि जितना गैस का, मसलन इसमें मैं आपको यहाँ एक और भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। लाइक हमारे पास मीथेन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका 2 ग्राम पर मोल होता है मॉलिक्यूलर मास, और मीथेन का होता है हमारे पास 16 ग्राम्स पर मोल। आप मुझे बताओ ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो सर ऑब्वियसली इस मीथेन की ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना। और जब इसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन कम होगा। मसलन मैं आपसे 4 गैसेस की डिमांड करता हूं, मैं कहता हूं हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। चलो आसान कर देता हूं, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और हमारे पास एक और ले लो, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा रैपिडली डिफ्यूज कौन करेगी या फ्यूज कौन करेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो आपको पता है डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है रेट के साथ, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसकी डेंसिटी भी कम होगी, और जितनी डेंसिटी कम होगी उतना रेट ज्यादा होगा, तो ये जल्दी फ्यूज करेगी। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो सबसे कम डिफ्यूज या फ्यूज करेगी अमंग दीज 4 गैसेस। आई रियली होप कि ये बातें आपको क्लियर है। अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, K ओवर ये आ जाएगी डेंसिटी, यूं ऐसे ही है। तो इस डेंसिटी को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा R इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू K। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लॉ, ये। और यही इक्वेशन अगर हमने 2 डिफरेंट गैसेस के लिए अप्लाई करनी हो, यही वाली अगर हमने 2 डिफरेंट गैसेस के लिए अप्लाई करनी हो फॉर गैस 1, तो ये बन जाएगी R1 D1 इज इक्वल टू K, और सेकेंड गैस के लिए R2 D2 इज इक्वल टू K। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ये इक्वेशन ये एक कोई गैस के लिए है, फर्स्ट गैस के लिए, किसी दूसरी गैस के लिए। ये एक ही गैस के लिए 2 डिफरेंट कंडीशंस नहीं है, ये किसी और गैस के लिए, सपोज करो हाइड्रोजन के लिए, और ये फॉर एग्जांपल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये 2 डिफरेंट गैसेस के लिए 2 डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई है कि डेंसिटी की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में जहां हमने डेंसिटी लिखी हुई है वहां पे हम मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें जो मैंने अभी आपसे की हैं ये आपको समझ भी आई हैं, और आप इसको याद करने में भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, है ना। यस सर, ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डेंसिटी की जगह हम क्या भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस 1 आ गया, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास ये बनेगा R1 इंटू M1 इज इक्वल टू R2 इंटू M2, ये बनेगा ना, ये दोनों इक्वेट होगी। तो हम क्या करते हैं, R1
के नीचे R2 लाते हैं इस तरह से, तो इधर बन जाएगा ये M2 ओवर में M1। तो ये मैं सारे का स्क्वायर रूट इकट्ठा लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ग्राहम्स लॉ विच कैन बी इम्प्लीमेंट टू डिफरेंट गैसेस। ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आप। अब और इसमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी, रेट अगर R1 ऊपर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे है, और R2 अगर नीचे है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर है। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल इसका जो वेरिफिकेशन है इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन बोलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, क्वेश्चन ऑफ, बहुत आसान है, ग्राहम्स लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है वो तो हम कह चुके हैं, जो भी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे एक ट्यूब लेते हैं और ये ग्लास ट्यूब है, और इसकी लेंथ जो ट्यूब की हमने लेनी है ना ये 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी इतनी लंबी ये ट्यूब हमने ले लेनी है यहाँ पे। हाँ जी, इसकी 2 ओपनिंग्स हैं इस ट्यूब की, ये एक साइड पे ओपनिंग है, तो इसकी टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बोले तो सिंपली अगर ये बनता है तो 1 मीटर बनता है। अच्छा, इसके इस साइड पे ना हमने कॉटन सॉक करके यानी गीली कर लेनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड से। सर ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? जब हम कहते हैं ना हाइड्रोजन क्लोराइड तो ये प्योर ड्राई फॉर्म में गैस होती है। जब हम कहते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसका मतलब ये वाटर के अंदर डिजोल्व करके हमने एक्वस सोल्यूशन बना लिया इसका, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हमने ली, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड प्योर गैस लिया है, क्योंकि ये लॉ तो गैसेस पे ही इंप्लीमेंट होता है। और दूसरी साइड पे हमने क्या किया है, हमने ले ली है अमोनिया गैस, NH3, ये गैस ली हमने। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है यानी HCl, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, देखो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35 या ये 5, तो ये बनता है 36 यानी 36.5 ग्राम्स पर मोल बनता है। सही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बनता है 36.5 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अमोनिया का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये बनता है 17 ग्राम्स पर मोल। सर ये कैसे आया? देखो बेटा, आप जब नाइट्रोजन का मास लिखोगे, नाइट्रोजन का मास 14 होता है ग्राम पर मोल, और हाइड्रोजन 3 है तो तीनों का 3 होगा, तो 17 ग्राम्स पर मोल हमारे पास टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो कम डिफ्यूज या फ्यूज करेगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन कम होगा, तो इसका मतलब ज्यादा यहां से ट्रेवल करेगी अमोनिया गैस। अमोनिया गैस ज्यादा फासला ट्रेवल करेगी कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। उसकी वजह क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ इसको ज्यादा फासला ट्रेवल करना चाहिए, और ऐसा ही होना है। और ये जो हमारे पास है, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इससे जो फासला तय करना है वो कम होगा। तो यहाँ पे जहाँ ये आके आपस में रिएक्ट करेंगे वहाँ पे वाइट फ्यूम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? वाइट फ्यूम्स, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यानी हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन और अमोनिया आपस में रिएक्ट करेंगी तो इससे एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये बनेगा हमारे पास, ये पता नहीं रिवर्सिबल ही होता है, अच्छा जी, ये बनेगा हमारे पास। और ये वाइट फ्यूम्स होंगे, ये वाइट फ्यूम्स जहाँ पे हमें नजर आएंगे वहाँ हम मार्क कर लेंगे निशान कि ये यहाँ पे वाइट फ्यूम्स बने, इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड ने यानी HCl, जो हमारे पास HCl तो नहीं, सॉरी इसको HCl नहीं बोलना, HCl का मतलब होता है, HCl बोल सकते हैं, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलना, मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसने जो फासला तय किया टोटल वो है 40.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो फासला तय हुआ है वो है 59.5 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा फासला ऑब्वियसली यहाँ से तय हुआ है अमोनिया से। तो अब हम इसको ना अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस पे ग्राहम्स लॉ के कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। देखो मैं यहाँ अगर अमोनिया लिखूँ NH3 ऐसे ही है, तो फिर ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं HCl लिखता हूँ तो फिर ये HCl यहाँ जाएगा, यहाँ। इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए, जिसका रेट ऊपर है उसका मास नीचे होगा, जिसका मास ऊपर है उसका रेट नीचे होगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब आपने इसकी करनी है कैलकुलेशन। तो यहाँ R अमोनिया की जगह मैं पुट करूँगा इसका जो इसने फासला तय किया है 59.5 सेंटीमीटर है, HCl ने कितना किया है वो है 40.5 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इसका है 36.5 ग्राम पर मोल, और अमोनिया का है 17 ग्राम पर मोल। इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। इसका जब आप आंसर लोगे तो ये आएगा 1.49 है गालबन, ये इसको चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर तकरीबन 1.42 है, ये 49 आता है।
तो इधर भी ये कैलकुलेशन के बाद इतना ही आएगा 1.49 या 1.42, ये लेट मी चेक के इतना ही है या ज़्यादा कम है, फिर ना हो कि ये डिफरेंट आ जाए और आपको कि सर आपने तो वैल्यू ही गलत लिख दी है, आपको तो कैलकुलेशन भी नहीं आती है। तो एक दफ़ा मैं बुक से ही देख लेता हूँ खोल के, क्योंकि कैलकुलेटर अभी मेरे पास है नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लेता। आपके पास वो पेपर में क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, तो आप फ़ौरन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1.46 है, 1.49 नहीं है, बल्कि क्या है 1.46 है। तो यहाँ पे ये दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स ग्राहम्स लॉ होल्ड कर गया, लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। सो आई रियली होप ये डिमॉन्स्ट्रेशन वाली बात आपको सारी समझ आ गई है, ग्राहम्स लॉ भी समझ आ गया है और आपको डिफिन एफिन में फ़र्क भी समझ आ गया। अगर आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।